नमस्कार और स्वागत है आपका रैंक कृषि यूट्यूब परिवार पर। क्लास 12 में जाते ही हमारे सामने ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताबें हमें लेनी है, उसका पूरा सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में आप पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, राजनीति शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सी किताबें लेनी है, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, ये सारा जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। ये कंफ्यूजन जो आपका बना हुआ है तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और यही कंफ्यूजन अगर आपके दोस्तों को है, सखी सहेलियों को भी है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर उनका राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट है तो। और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी यहां पर हम चर्चाएं करेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए वो आपके यहां पहुंचता जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक कोटेशन है, और कोटेशन क्या है कि न थके हैं पैर कभी, न ही हिम्मत हारी है, पुरुषार्थ का संकल्प है, अब हमारी बारी है। 2026 वाले चले गए बहुत अच्छे प्रकार से परीक्षाएं दे करके, अब आपकी बारी है 2027 में, और आपको अपनी कमर कस लेनी है और अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है ताकि 2027 आपका एकदम बहुत बढ़िया व्यतीत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सी किताबें हमें दुकान पर जाकर खरीदनी है। तो जैसे ही आप दुकान पर जाइएगा तो दुकान वाले भैया से बोलिएगा कि राजनीति शास्त्र का एनसीईआरटी किताब हमें दे दीजिएगा, और वो एनसीईआरटी किताब आपको देंगे तो इस प्रकार से उसका कवर पेज होगा। हिंदी वाले देख लेंगे ये कवर पेज होगा, इंग्लिश वालों के लिए ये कवर पेज होगा, ये लिखा रहता है। तो पहला जो किताब होगा आपका समकालीन विश्व में राजनीति, यानी कि ये जो आपका किताब है ये पार्ट 1 है। ये जो आपका किताब है ये आपका राजनीति शास्त्र का पार्ट 1 होने वाला है, और ये जो आपका किताब होने वाला है ये पार्ट 2 होने वाला है राजनीति शास्त्र का। इसका जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन आपका चलता है 1945 से लेकर के वर्तमान तक, यानी प्रेजेंट तक चलेगा आपका। और इसका भी टाइमलाइन आपको चलेगा 1947 से लेकर के प्रेजेंट तक, यानी कि आप कहानियां दोनों किताब में एक साथ में सिमिलर चलते जाएंगे, एक ही कालखंड में सारी दोनों किताबों में आपकी कहानियां चलती हुई दिखाई देंगी। समकालीन विश्व की राजनीति में भी आपको 1945 से जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो समाप्त होने के बाद विश्व में जो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ रहता है जिसे हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में वहां से हमें चर्चाएं स्टार्ट करनी है उस किताब में। और स्वतंत्र भारत की राजनीति यानी पार्ट 2 जो आपका राजनीति शास्त्र का किताब है, इसमें चर्चाएं करनी है हमें। जब हमारा देश आजाद होता है तो आजाद होने के बाद कौन कौन सी हमारे सामने चुनौतियां होती हैं, उसमें चुनौतियों को कैसे टैकल करते हैं, ऐसे यहां से हमारी स्टार्ट करनी है। और वर्तमान में भारतीय राजनीति में नए बदलाव कैसे हुए और क्या हुए हैं, इस यहां पर जाकर आपका ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला है। तो आपको किताबें जो खरीदनी है वो एनसीईआरटी की ही खरीदनी है, और यही जो किताबें हैं आपको वहां पर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन किताबों में आपको क्या पढ़ना है। तो जैसे आपको राजनीति शास्त्र का पार्ट 1 जो आपका किताब है समकालीन विश्व की राजनीति, इसमें टोटल आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर्स की जो संख्या है इसमें 9 होने वाली है, 9 होने वाली है। लेकिन जब आप अपना किताब अभी वर्तमान वाला खरीदिएगा तो वर्तमान वाले किताब में आप देखिएगा कि 1-2 चैप्टर्स उसमें से डिलीटेड हो गए हैं, यानी 7 चैप्टर्स ही आपके सामने हैं। तो कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उनकी भी चर्चाएं करेंगे। जैसे पहला ही आपका चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर। तो नया जब आप किताब लीजिएगा तो ये जो चैप्टर है ये डिलीट कर दिया गया है, एनसीईआरटी ने ये चैप्टर को डिलीट कर दिया है। और आपका जो किताब अभी जो खरीदिएगा तो उस किताब में आपको स्टार्ट होने वाला जो कहानी है 2 ध्रुवता का अंत से है। लेकिन यहां पर आपको देखना है, संभलना है। जब भी आपको पढ़ना है तो शीत युद्ध के दौर वाली कहानियों को भी आप जानिएगा, क्योंकि चैप्टर का जो शुरुआत होता है 2 ध्रुवता का अंत, लेकिन विश्व 2 ध्रुवों में कैसे बंटता है और कैसे शीत युद्ध की शुरुआत होती है यह भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए हमें शीत युद्ध को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर इस चैप्टर में आप जानेंगे कि शीत युद्ध है क्या, और शीत युद्ध ये शुरुआत इसकी क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है शीत युद्ध होने का। थोड़ी सी कहानी पीछे आप करके देखिएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध की भी कहानियों को आप लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद ये सारी चीजें आप जब जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद विश्व कैसे 2 गुटों में बढ़ता है, कैसे अलग अलग गठबंधनों का, नाटो का, सीटों का, सेंटो का, वर्सा पैक्ट का, इन सब चीजों का कैसे गठन किया जाता है, क्यों किया जाता है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है, इन सारी चीजों की चर्चाएं शीत युद्ध के दौर में आप पढ़ लीजिएगा। जब ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा तब यहां पर जो दूसरे नंबर चैप्टर में
आएंगे, दो ध्रुवता का अंत में आएंगे, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि दो ध्रुव में कैसे विश्व बटा हुआ रहता है, कैसे दो ध्रुवता का निर्माण होता है, और कैसे इस चैप्टर में जैसे ही आप आइएगा तो जानिएगा कि कैसे इसका अंत भी होता है। यानी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो विश्व दो ध्रुवों में बंटता है, एक यूएसए के पक्ष में चला जाता है, एक यूएसएसआर के पक्ष में आता है, तो इसमें से कैसे एक विजेता बनता है और कैसे एक हारता है। तो उससे पहले यहां पर चर्चाएं आप कीजिएगा कि जो हारने वाला है यूएसएसआर, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका कैसे निर्माण हुआ रहता है, और क्या क्या कारण है उसका फेलुअर होने का, यानी उसका विघटन होने का, उसका अंत होने का। तो ये सारा यहां पर चैप्टर के बारे में, ये सारा यहां पर आप चर्चाएं करेंगे, यहां पर सारा आप चीजों को जानिएगा किसमें, दो ध्रुवता के अंत में। जैसे ही विश्व दो ध्रुवता का अंत की तरफ जाएगा और एक ध्रुव हारेगा और एक ध्रुव जीतेगा इसमें, तो विश्व हो जाएगा एक ध्रुवीय। पहले विश्व होता है दो ध्रुवीय, इसमें से एक का अंत होता है, फिर विश्व हो जाएगा एक ध्रुवीय। यानी कि अब यहां पर एक शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली रूप में सामने उभर कर आएगा, और वो देश होगा कौन सा, अमेरिका। यानी कि अमेरिकी वर्चस्व के बारे में चैप्टर नंबर 3 में आपको जानना है। अब अमेरिकी वर्चस्व यानी जो महाशक्तिशाली रूप में अमेरिका उभर कर सामने आता है, तो कैसे विश्व में अपने शक्ति को कायम करता है और कैसे उसकी शक्तियां कैसे हेजमनी के रूप में बदलती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। और कैसे वर्चस्व होता क्या है, कैसे वर्चस्व को कायम करता है, इसके बारे में चर्चाएं हमें करनी है चैप्टर नंबर 3 में। जैसे ही समय और आपका आगे बढ़ता है तो विश्व में और शक्ति के नए नए केंद्र निकलकर सामने आते हैं। यानी अब जो शक्ति है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही अंदर निहित नहीं होती है, अब वैकल्पिक केंद्र भी सत्ता के निकलकर सामने आते हैं। यानी और भी बहुत सारे संगठन होते हैं, संघ होते हैं, देश होते हैं जो अमेरिकी वर्चस्व का सामना कर सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व का चुनौती दे सकते हैं। तो इसके बारे में हमें चर्चाएं करनी है चैप्टर नंबर 4 में। वो कौन कौन से संघ है, वो कौन कौन से संगठन है, वो कौन कौन से देश हैं जो अमेरिकी वर्चस्व का सामना कर सकते हैं और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में विश्व में उभर कर सामने आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चाएं करनी है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में हम जैसे ही जाते हैं तो आपका ये आ जाएगा समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 5 है आपका समकालीन दक्षिण एशिया, यानी हम और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चाएं करेंगे कि कैसे अगर वो एक साथ में हो जाएंगे तो कैसे पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। और पूरे विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व है, चाहे चाइना का वर्चस्व है, चाहे यूएसएसआर, किसी का भी कह लीजिए, तो उनके सामने कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 जो होने वाला है हमारा, जितने सारे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो जो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ कह लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाले जो सुरक्षा परिषद हो गया, मानवाधिकार हो गया, जितने सारे आप संगठनों के बारे में जानते हैं उन सारे संगठनों के बारे में हम यहां पर चर्चाएं करने वाले हैं। जितनी सारी महत्वपूर्ण संगठनें हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चाएं करने हैं चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि अब सुरक्षात्मक दृष्टि से विश्व में कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, इनके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 जो होने वाला है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो इसको लेकर विश्व में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, विश्व के कौन कौन से देश एक साथ में आकर इन सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, इनके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। और चैप्टर नंबर 9 होने वाला है आपका वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। और आज जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का ही दौर है। और भारत का भी जब डेवलपमेंट होता है 1991 के बाद, तो हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन वाले दौर में प्रवेश करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को अपनाते हैं, तभी जाकर भारत का डेवलपमेंट होता है। तो इसकी चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर 9 में कि वैश्वीकरण है क्या और कैसे आज विश्व पूरा वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर चुका है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद जो कहानी आती है वो आपका पार्ट 2 वाले आती है, और पार्ट 2 के आपके किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये आपका जो किताब है ये पार्ट 2 होने वाला है। और यहां पर भी जो कहानियां स्टार्ट होने वाली है, जिस तरीके से उसमें 1945 से शुरू होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी जो कहानियां शुरू होने वाली है ये होने वाली है 1947 से। यानी कि जैसे ही देश आपका आजाद होगा 1947 में, तो देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। अब उन चुनौतियों को कैसे टैकल किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चाएं यहां से करना स्टार्ट करेंगे। तो देश आजाद होता है तो 3 भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है ब्रिटिश भारत, दूसरा होता है देशी रियासतें, और तीसरा होता है
पाकिस्तान का निर्माण हो गया रहता है। तो पाकिस्तान की तो चर्चाएं बाद में करते हैं, पहले हम ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को कैसे एकीकृत करते हैं, यानी कैसे हम अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखते हैं, इसकी चर्चाएं हमारे सामने होने वाली है चैप्टर नंबर 1 में। यानी हम जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण, ये जो आज का आप भारत देख रहे हैं, इस भारत का निर्माण कैसे हुआ है और इसकी कहानी कहां से शुरुआत होती है, कैसे सारे देसी रियासतों को एक में मिलाया जाता है, वो कौन कौन से देसी रियासत होते हैं जो देसी रियासत मना कर देते हैं भारतीय संघ में शामिल होने के, और इन देसी रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा करके, हस्ताक्षर करा करके कैसे भारतीय संघ में मिलाया जाता है, ये चर्चाएं होने वाली है आपकी चैप्टर नंबर 1 में। और चैप्टर नंबर 1 एकदम बहुत ही मजेदार होने वाला है। यहां पर आप ये भी जानिएगा कि विभाजन होने के बाद विभाजन होने का जो परिणाम निकलकर सामने आता है, ये भी चर्चाएं होने वाली है। विभाजन कैसे होता है, पाकिस्तान की मांग का इतिहास क्या है, ये सारी जो चर्चाएं हैं आपकी चैप्टर नंबर 1 में होने वाली है। चैप्टर नंबर 2 जो होने वाला है आपका, एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जैसे ही आजाद होंगे, आजाद होने के बाद राष्ट्रीय के अपनी एकता और अखंडता को बनाएंगे, तो हमारे सामने दूसरी जो चुनौती आती है कि अब हम लोकतंत्र को अपनाए हुए हैं, तो उस लोकतंत्र को कैसे काम करें। और लोकतंत्र को जो काम करने का तरीका है वो होने वाला है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव। और जैसे ही हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, तो कुछ लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ एक ही दल आपको सत्ता में दिखाई देता है, और वो है कांग्रेस। तो वही एक दल का जो प्रभुत्व का दौर है, उसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर जो 3 होने वाला है, नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर नंबर 1 में आप 3 प्रकार की चुनौतियों के बारे में जानिएगा। पहला है राष्ट्र की एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखें, दूसरी है आपकी लोकतंत्र जो अपनाए है तो लोकतंत्र को कैसे कायम करें, और तीसरी जो चुनौती होने वाली है कि अब हम कौन सी अर्थव्यवस्था, यानी कौन सी चीजें अपनाकर, कौन से ऐसे प्लानिंग है, कौन से रूल रेगुलेशन अपना करके हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, तो ये हमारे सामने चुनौती होती है। तो तीसरी चुनौती के बारे में आप जानिएगा चैप्टर नंबर 3 में, यानी नियोजित विकास की राजनीति। यानी कौन सी हम अर्थव्यवस्था को अपनाएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, या इन दोनों को मिक्स्ड करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को कैसे अपनाते हैं, कैसे हम 5 ईयर प्लान को लाते हैं, कैसे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को वहां से लेकर यहां तक आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो ये जो 3 चैप्टर्स में आप चर्चाएं करेंगे, देश की अंदर की समस्याओं की चर्चाएं करेंगे, यानी देश में उस समय कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कैसे कैसे उनको टैकल किया जाता है, इसके बारे में आप चैप्टर में, तीनों चैप्टर्स में आप उन समस्याओं के बारे में जानिएगा। और जो चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, अब देश के बाहर यानी घर के बाहर कौन कौन सी समस्याएं हैं, और जो घर की बाहर की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम टैकल करते हैं, और उनको टैकल करने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं वो कौन है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। यानी चैप्टर नंबर 4 होने वाला है भारत के विदेश संबंध। भारत जब आजाद होता है तो आजाद होने के बाद कौन कौन सी ऐसी नीतियां अपनाता है अपने पड़ोसी देशों के साथ, और कौन कौन सी नीतियां अपनाता है अमेरिका या कह लीजिए यूरोपीय देशों के साथ में, यूएसएसआर के साथ में, कैसे अपने संबंधों को एस्टैब्लिश करता है, इसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर जो 5 होने वाला है आपका, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस एक ऐसे दौर में प्रवेश करती है कि धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू के बाद देखिएगा कि कांग्रेस डिक्लाइन होने लगती है, 2 भागों में बंटने लगती है। जैसे ही भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का प्रवेश होता है तो कांग्रेस विघटन होता है, कांग्रेस 2 भागों में बढ़ती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। और फिर बंटने के बाद कैसे उसकी पुनर्स्थापना होती है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 जो होने वाला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय, आपातकाल की जो कहानी है, आपातकाल लगाए जाने की जो कहानी है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया क्यों और उसको कैसे हटाया गया, क्या क्या उसमें घटनाएं घटी हुई हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़िएगा, उस समय देश विकास कर रहा था, तो देश विकास करने के साथ साथ हम तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग डेवलपमेंट कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ लोगों की भी आकांक्षाएं हुआ करती थी। तो कौन कौन से उस समय जन आंदोलन होते हैं, उन सारे जन आंदोलनों के बारे में, कौन कौन से लोगों ने आंदोलन किया हुआ है, कैसे उनका उदय होता है, इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 7 में चर्चाएं करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर जो 8 होने वाला है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, यानी कि उस समय रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन सी लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, और कैसी आकांक्षाएं होती है और कैसे उनका उत्पत्ति होता है, इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 8 में हमें जानना है। चैप्टर नंबर 9 में जब भारतीय राजनीति एक नए बदलाव के दौर में प्रवेश करती है, तो कैसे भारतीय राजनीति में नया बदलाव आता है, कैसे
महागठबंधन की राजनीति का उदय होता है, कैसे छोटे छोटे दल निकलकर सामने आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 9 में चर्चाएं करेंगे। यानी कि आपको जो राजनीति शास्त्र आपका किताब है, इस राजनीति शास्त्र में दो किताबें पढ़नी है, एक समकालीन विश्व की राजनीति और एक स्वतंत्र भारत में राजनीति। जो पहला पार्ट होने वाला है समकालीन विश्व की राजनीति, दूसरा पार्ट होने वाला है स्वतंत्र भारत की राजनीति। दोनों में आपको 9-9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन जब आप किताबें खरीदिएगा तो उन किताबों में 1-2 चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन उन डिलीटेड चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है, आपको उनको जानना है, क्योंकि आप उन कहानियों को जानेंगे तभी जाकर आप पूरे अपने किताब को जान पाएंगे, और उसका जो चैप्टर्स पहला दिया गया है तो भी आप उनको जान पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको राजनीति शास्त्र में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, उसमें क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या आपके चैप्टर्स होने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने, उन चैप्टर्स में क्या पढ़ने हैं, आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और